माइंड से, जो जिसको आजकल जो सबसे बड़ी पेट की बीमारी हो रही है, ठीक है, कब्ज, गैस, एसिडिटी कई लोगों को रहती है, आप सब में भी कईयों को कभी ना कभी महसूस हुआ होगा कि हमें कब्जी है, तो उसको इमीडिएट उपचार करने की आवश्यकता है। और वेलनेस में आप वो सारी चीजें सीखते हैं, मैं अभी बताऊंगा भी आपको कि कैसे आपकी आंतों को, कैसे आपके पाचन तंत्र को 100% अच्छे से रखा जाए, वो चीज आपको मैं अभी वेलनेस के इसमें लाइफस्टाइल में मैं बताऊंगा, बिल्कुल, है ना। तो गैस, एसिडिटी, कब्जी और अपच, इनडाइजेशन, अजीर्ण और अतिजीर्ण। अतिजीर्ण होता है ओवर डाइजेशन, एक्सेसिव डाइजेस्टिव फायर, एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म, जो लोग बिल्कुल पतले हैं, जिनका वजन ही नहीं बढ़ पाता, कितना भी कुछ खा लें, है ना। और अजीर्ण, इनडाइजेशन, जिनको थोड़ा सा भी कुछ खा ले तो गैस, बदहजमी और पेट में डिस्टरबेंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, है ना। उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन आपके लिए समझना जरूरी है। तो शरीर के जो 4 मुख्य चैनल हैं जिससे गंदगी का हम निवारण करते हैं रूटीन में भी, और हम अपनी प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म षटकर्म में भी, इन्हीं से हम गंदगी को शरीर से निकालते हैं ज्यादा मात्रा में जब आप केंद्र पे हैं, और इसी से हम प्राकृतिक जो औषधि हैं, इन्हीं चारों माध्यम से हम शरीर में दे रहे हैं, जो कि आपके रोग से निवारण का और शरीर की इम्यूनिटी एनहांसमेंट का भी काम करिए। एक एग्जांपल से मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो मुख्य 4 है, पहला आप देखिए, गट ही हमारा महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने बताया। तो दिन भर हम जब से हुए हैं, पैदा हुए हैं, तब से पहले माता का दूध पान किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने सब चीजें, फल और जो भी चीजें खानी, सब्जियां स्टार्ट करी, और आज भी आप रेगुलर, हर इंसान प्रतिदिन सुबह से शाम तक मेन चीज क्या कर रहा है? अच्छा खाए, जो भी खाए, सबसे ज्यादा दिमाग भी कहाँ रहता है? खाने पे, कि क्या खाने में मिलेगा, क्या स्वाद, कितना, है ना। स्वाद है तो उसको ज्यादा खा लेंगे हम, स्वाद नहीं है तो उसको हम कम खाएंगे। तो स्वाद पे, जिह्वा पे, स्वाद पे, तो ये हमारा फर्स्ट चैनल है, अंदर लेने का भी और बाहर निकालने का, तो माउथ से एनस तक। तो अब इसमें कैसे हम हमारा मल जो क्रिया हम करते हैं रोजाना 1 बार या 2 बार, जितनी बार भी आप नॉर्मली जाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट चीज है। तो इसको आपको क्लीन करने के लिए मैं आपको एक, अपने वेलनेस में हम क्या क्या करते हैं, तो मोस्ट जो डिटॉक्स के लिए आते हैं उनको कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं, तो हम उसका क्या प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं कि आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाए और कब्जी, गैस, एसिडिटी और पेट की बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाए। और क्या आहार दें उनको, आहार, डाइट थेरेपी, घर जाने के बाद क्या आप उसको अच्छा रख सकें। तो अपन शुरुआत इससे करते हैं। तो फर्स्ट चैनल ऑफ एलिमिनेशन है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं कोलोन, और मल के द्वारा हम उसको निष्कासित बाय डिफॉल्ट भी कर रहे हैं। फिर भी आप एक को एग्जाम्पल ही दे देता हूं यहाँ पे, कि कितने वर्षों का मल आंतों में जमा रह सकता है। तो अब कई सारी इसमें स्टडीज हुई हैं, हमारे यहाँ खुद भी योगग्राम में कोलोन थेरेपी करके, अपने वेलनेस में हर जगह एक थेरेपी, कोलोन हाइड्रोथेरेपी। तो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, एक आप बिस्तर पे, वो एक स्पेसिफिक बेड है, उस पे आप लेटते हैं पैर मोड़ के, आपके एनिमा दिया जाता है एनल रीजन से, उसका एक पाइप इंसर्ट किया जाता है, और मशीन में टीवी स्क्रीन पे आप लगभग, वो 40 मिनट का थेरेपी है, उसको आप ऑब्जर्व भी करते हैं। उसमें कैमरे लगे रहते हैं अंदर भी, और जहां से आपका गंदगी निकल रही है, तो उसमें पहले हल्का ल्यूक वार्म, बहुत हल्का गुनगुना पानी जाता है आपके अंदर, और आपको फील भी होता है अंदर जाते हुए, आंत में, रेक्टम में, और आपकी जो डिसेंडिंग कोलोन है वहां पे धीरे धीरे, जैसे आपको रिफ्लेक्स होता है कि आपका आते रिलीज करने हैं, तो नेचुरली आप बबल मूवमेंट, जैसे आप टॉयलेट में आप बैठ कर नेचुरली मल क्रिया करते हैं, उसी प्रकार से नेचुरली क्लेंजिंग होती है। अब ये प्रोसेस जो है कैमरे से उस पे स्क्रीन पे दिखता है, गंदगी के एक एक पार्टिकल निकलते हुए, गैस का एक एक बबल निकलते हुए, तो लगभग 40 मिनट में जो है, फिर उसके बाद थोड़ा नॉर्मल पानी और लास्ट में थोड़ा ठंडा पानी, ताकि जो अपनी आते हैं वो वापस अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएं, जो कि होता है इस प्रकार से, ऊपर जाती हुई होती है अपनी कोलोन की, लार्ज इंटेस्टाइन, आखिरी हिस्से की बात कर रहा हूं, असेंडिंग कोलोन, फिर होता है ट्रांसवर्स कोलोन, फिर होता है डिसेंडिंग कोलोन, फिर होता है रेक्टम,
जो जहाँ पे थोड़ा सा मल आपका लास्ट में जहाँ से रिफ्लेक्स आते हैं, फिर होता है अपना एनल रीजन जहाँ से आपको स्टूल को पास करते हैं। तो ये आपका मेन एक ऑर्गन है गंदगी निकालने का। पर हमने इसमें देखा एक व्यक्ति था लगभग इस्कॉन से या किसी से जुड़ गया था और वो शाकाहारी हो गया जो यहाँ पे आए थे। तो लगभग कई वर्षों पूर्व उन्होंने कभी मांसाहार का उपयोग किया था या मांसाहार किया था। वो जो टुकड़ा है वो निकला उसमें प्रक्रिया में, कोलोन में, और लास्ट में फिर क्योंकि वो इकट्ठा भी होता था पहले वाली मशीन में, तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, कराया उसका स्टडी। तो लगभग 10 से 25 वर्ष पूर्व जो टुकड़े हैं, इनका तो हो सकता है 12 वर्ष पुराना हो जब उन्होंने छोड़ा था, वो सड़ा हुआ पार्टिकल जो है वो अपनी इंटेस्टाइन में ब्लॉक होके रह सकता है। और आप सोचें 25 साल पुराना कोई सड़ा हुआ पार्टिकल कितनी वो गंदगी आपके गंदे बैक्टीरियाज को डेवलप करेगा, कितने टिश्यूज को डैमेज करेगा, कितना वो गैस फ्लैचुलेंस वो डेवलप करेगा, कितना आपके शरीर में वो टॉक्सिसिटी, ब्लड में आपके पॉइजनस कंटेंट रिलीज करेगा। आप सोचें तो इतना ही पुराना अपने आंतों में मल जमा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी सबको तो दस्त नहीं हो रहे, सबको तो पूरी आंतें 100% साफ नहीं हो पा रही हैं। तो इसी के लिए जो अपने वेलनेस में जो प्रक्रिया है, 3-4 मुख्य मैं बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कैसे हम बॉडी को क्लीन कर सके। तो जैसे फर्स्ट है अपना बस्ती, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एनीमा, अंतर्बस्ती बोलते हैं आयुर्वेद में, पंचकर्म में, अंतर्बस्ती और एनीमा मॉडर्न टर्म में। तो एनीमा जो है एकदम नेचुरल टेक्निक है। नेचुरल कैसे, इसको मैं कुछ हठ योग प्रदीपिका के आपको एग्जांपल से मैं बता दूं। पहले के जो जमाना था, जो अपने दर्शन में लिखा है कि जो अपने ऋषि मुनि थे, जैसे मान लीजिए गंगा किनारे ऋषिकेश में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो ये प्रक्रिया वो कभी कभार इसको यूज करते थे। इसको उसमें जो बताया गया है अपने योग में, षटकर्म में, जैसे कि अपनी धोती है ना, तो जैसे कि अब वो लेते थे नीम का, पीपल का, किसी की एक छोटी सी स्टेम, डंठल, और आपने जैसे गंगा नदी है, गंगा जी है, माँ गंगा, उसमें थोड़ा सा वो बैठे और स्टिमुलेट किया बहते पानी में। मैं गंगा जी करके ऐसे नहीं कह रहा, मैं बहते पानी में जहां भी फ्लोइंग वाटर है, भले ही वो झरने का है, उसमें आपने स्टेम से थोड़ा सा एनल रीजन में स्टिमुलेट किया और वर्ल बन के, वर्ल मतलब घुमावदार बन के, ये जल जो है परपेंडिकुलरी अपने रेक्टम से अंदर गया आंतों में। अब फिर वहां पे कुछ नहीं किया, बाहर अपना आ गए। अब इसमें अग्निसार या नौली क्रिया, आंतों के जो नेचुरल मूवमेंट्स है, मध्यम नौली, वाम नौली और दक्षिण नौली, आप इन्होंने करी और फिर इसका मल का कहीं जाके जहां है उसको त्याग किया। तो ये नेचुरल तरीका था एक पैसिवली एनिमा लेने का। इसी का जो मॉडर्न अभी रूप है जिसको हम थेरेप्यूटिकली यूज कर रहे हैं, और आप लोग खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ये सबके लिए अच्छा है और बहुत सिंपल है। तो एनिमा किट अपना आता है पतंजलि वेलनेस का 1 लीटर का। तो आपने एनिमा पॉट लिया, आपने इसमें नीम का पानी हम कॉमनली यूज करते, रात में 2 लीटर का या 1 लीटर के भगोने में आपने नीम के पत्ते डाले 20 एक, इसको आपने कवर करके रात भर रख दिया और सुबह इसको उबाल करके आपने अच्छे से छान लिया, चाहे छन्नी से या मुस्लिन क्लॉथ से छान लिया। अब ये नॉर्मली हम यूज करते हैं, और नॉर्मली हम नेचुरोपैथी में और क्या यूज करते हैं, त्रिफला का एनिमा, आंवला, हरडे, बहेड़ा, तीनों बराबर मात्रा में भिगोया, है ना, उसी को आपने सुबह उबाल के छाना, ये त्रिफला जल हो गया, है ना। बाकी जरूरत के अनुसार हर चीज जो वेलनेस में की जाती है वो आपके अनुसार, जो आपकी प्रवृत्ति है, क्या आपको सूट करता है नहीं करता है, हर चीज आपके लिए पर्सनलाइज दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, अपने आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सक के द्वारा डिजाइन करके, जो अपना योगाचार्य हैं आपके द्वारा पर्सनलाइज हम हर चीज प्लान करते हैं। तो अब जिसको कॉमनली हम नीम वाटर का एनिमा देते हैं, अब ये 1 लीटर का आपने जो पॉट है इससे अपना बस्ती ली, एनिमा का रबर कैथेटर आता है, जो आगे पाइप है उसके आगे ने रबर कैथेटर लगाया, एनल रीजन में आपने नारियल तेल से, जो एकदम सूदिंग होता है, अपना पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, उससे आपने थोड़ा सा उंगली से उधर भी आपने
तेल लगा दिया ताकि हर जगह स्मूथ हो गया, है ना। और इसकी प्रक्रिया आप लेट के उस पे करें टेबल पे, या फिर खड़े खड़े भी मयूर पोस्चर में करते हैं, इसको पीकॉक पोस्चर बोलते हैं। टेढ़े होकर के धीरे से इंसर्ट किया अपने एनएस रीजन से, और अपने आप ही अपना एनिमा कैथेटर को, इसको रेगुलेशन को ऑन किया, पानी आना स्टार्ट हुआ। 1 लीटर पानी है लगभग। आपने थोड़ा सा अंतर कुंभक किया, सांस को हाँ बाहर निकाल के बाह्य कुंभक लेके अंदर उसको अपना मूल बंद लगाया, अपना एनल कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। अब जो ये जल धीरे 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 अच्छे प्रेशर से अपने रेक्टम में और अपना कोलोरेक्टल जंक्शन तक भरेगा। अब इसको पूरा खत्म होने के बाद धीरे से अपने पाइप को निकाल के इसको डिस्कार्ड कर दिया प्रॉपरली। और अब आप थोड़ा सा वॉक कर लिए, हल्का फुल्का वॉक कर लिए, मूल बंद आपने लगा रखा है, अंदर प्रेशर बन रहा है, धीरे धीरे इंटेस्टाइन के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपने वॉक किया, चाहे तो हल्का कपालभाति धीमी मध्यम गति से, या फिर हल्का अग्निसार आपने फ्लैपिंग ऑफ स्टमक मसल्स किया। अब जो आप मलासन में बैठ के, जो अपनी इंडियन स्टाइल है मल आसन, इसमें बैठ के आपने जो मल का निवृत्त किया, आपका गैस, गंदगी, जमा हुआ मल सब एक ही बार में निकलता है। अब बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। तो बहुत सारे लोग हमारे आते हैं जो जीवन में फर्स्ट टाइम अपने वेलनेस में करते हैं, तो उनको तो पहले दिन में इतना आराम लगता है कि बोलते हैं कि हमें तो कई वर्षों से गैस और कब्जी की बीमारी थी, और यहाँ आए पहले दिन ही हमें तो इतना हल्का हो गया पेट, और शरीर में हल्कापन आ गया, हमारे दर्द हल्केपन हो गए, क्योंकि वात कहीं ना कहीं वो वात आपका जमा था आंतों में क्योंकि गंदगी के कारण। तो जस्ट सिंपल टेक्निक, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इज दिस एनीमा। इसके ऊपर हमारा आती है फिर हमारे यहाँ पतंजलि वेलनेस में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो मार्गदर्शन में डिजाइन की गई, लगभग अपने पास कितने तरह की बस्तियां हैं अभी, लगभग काउंटिंग में मैं बताऊं 70 से अधिक है, 70 तो ध्यान में है। तो जैसे वो हर बीमारी के अनुसार स्पेसिफिक, हर व्यक्ति के अनुसार हम बस्ती को डिजाइन करते हैं। जो आयुर्वेद हमारे पंचकर्म वैद्य हैं, तो आपके अनुसार, आपकी बीमारियों के अनुसार, जैसे मान लीजिए सिर्फ वजन कम करना है और स्किन में भी प्रॉब्लम है, तो अपन देते हैं त्रिफला गोधन अर्क की बस्ती। तो गोधन अर्क, गौमूत्र जो है अपना, उसमें अपना जो त्रिफला है वो, उसको पका करके फिर उसको छान करके जो स्ट्रेन है, इससे आपने एनीमिया दिया, तो वेट लॉस भी अच्छा होता है। गंदगी, गोधन अर्क इज द बेस्ट डिटॉक्सिफायर। तो गौमूत्र है ना, उसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव रोज आपको बताते रहते हैं, आप सुनते ही हैं। सिर्फ गोधन अर्क लेने से अंदर की पूरा क्लेंजिंग होती है, डीप क्लेंजिंग, हमारे स्टमक से लेके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की, और मेटाबॉलिज्म को भी बहुत बढ़ाता है। जैसे ही वो ब्लड में जाता है, एब्जॉर्ब होके लिवर में जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इस वर्ड को आप ध्यान रखें। जो हमारा लिवर है, ये हमारा मुख्य केंद्र है पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म का। आपका वजन बढ़ना है, वजन कम होना है ना, मसल मास, मसल की मजबूती बढ़नी है, कम होनी है, क्या आप आहार ले रहे हैं, सब फाइनली जाता है उसके माइक्रो पार्टिकल लिवर में, और मेटाबॉलिज्म यहाँ होता है। ये हमारी फैक्ट्री है, गर्म फैक्ट्री। तो ये अपनी जो 5 एलिमेंट्स होते हैं जो हम डाइट में मुख्य रूप से लेते हैं, क्या होते हैं? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च, आलू खा रहे हैं उसमें क्या है? स्टार्च। रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें मुख्य एलिमेंट क्या है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ग्लूकोज तो जो अन्न में है, और फ्रक्टोज होता है फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर। ऐसे ही सुक्रोज, जैसे शहद में होता है फ्रक्टोज और सुक्रोज, तो ये उसके अलग अलग चेन है। और इसी का एडवांस जो होता है, जैसे राइस में, आलू में स्टार्च, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो कार्ब्स। तो ये हमारी बेसिक शरीर की जरूरत है हर व्यक्ति की, जो शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है। तो हमारे शरीर का जो एक एक सेल है, उसको चाहिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है। इंसुलिन क्या काम करता है ये भी आप समझ लेंगे इसी जगह, तो आपको डायबिटीज भी समझ आएगा, मोटापा भी समझ आएगा। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का जो पेनक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट होता है, ब्लड में होता है वो बाय डिफॉल्ट। तो इंसुलिन का सेल जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्लड में ही है, पकड़ के सेल से एब्जॉर्ब कराता है। अपनी जो बॉडी के जो नॉर्मल मसल सेल्स हैं और ये पार्शियली
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये उस मॉलिक्यूल को ब्लड से लिया ग्लूकोज के और सेल के अंदर गया, हर सेल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। 37 ट्रिलियन सेल्स, आपको ये भी अब याद हो गया होगा, शरीर में लगभग हमने औसतन डिफरेंट टाइप्स के इतने सेल्स हैं, इतने सेल्स का एक जॉइंट है हमारा शरीर, है ना, इसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है अंदर गया, अब अंदर जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है, एक एक जो सेल है, ये ऑक्सीजन भी चाहिए इसको, तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन और बिना ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के द्वारा जो लास्ट में बनता है वो बनता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक रिएक्शन में बाय डिफॉल्ट अपने बन रहा है 32 एटीपी एक सेल के द्वारा। तो यही हमारे शरीर में एनर्जी और हमें सोचने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए, अभी भी हमारे हर शरीर में कंटिन्यूस इतनी सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यूस, है ना। आपके अभी भी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का यूज कर रही है, आप ये सुन रहे हैं जो अभी मैं कह रहा हूं, इसको समझने के लिए भी आपकी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रही है, आपके प्रोटीन यूज हो रहे हैं, आपका फैट यूज हो रहा है, आपके विटामिन मिनरल्स इस क्षण में भी यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये 5 मुख्य एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट सिंपल और कॉम्प्लेक्स, फिर होते हैं अपने फैट्स। फैट में भी बुरे नहीं होते, लोगों के अंदर गलतफहमी होती है फैट मतलब बुरा, बिल्कुल नहीं। फैट भी शरीर को बेसिकली चाहिए, सेल्स की जो लेयर होती है आउटर, तो ये किससे बनी होती है? सॉल्युबल फैट से। फैट्स भी बहुत जरूरी है, हमारे विटामिन से, तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो फैट रहेगा तभी फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी में, लिवर में यूटिलाइज होंगे, ब्लड में, और अपने इफेक्ट करेंगे, नहीं तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे शरीर में। तो फैट, हेल्दीएस्ट फैट क्या क्या है जो हम लेते हैं बाय डिफॉल्ट? अपने देसी गाय का घी। अभी रोज हमारे पूज्य गुरुदेव, आप सुन रहे हैं, रोज गुरुदेव को बताते हैं सुबह सुबह खाली पेट हम 1 से 2 चम्मच शरीर के जितना मेटाबॉलिज्म है उसके अनुसार मेडिसिनली देसी गाय का घी हम ले सकते हैं सवेरे गुनगुने पानी से, या डायरेक्ट, ठंड का मौसम है, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा है, बहुत कसरत कर रहे हैं, तो डायरेक्ट भी आप 1 चम्मच ले सकते हैं। दिस इज हेल्दीएस्ट ऑफ फैट। ऐसे होता है अपना एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, पतंजलि का आता है वर्जिन नारियल का तेल, तो नारियल का तेल भी एकदम नेचुरल है, इंटैक्ट है, बस उसको खोपरे का तेल निकल के जो आ रहा है एक्सट्रैक्ट, कोल्ड प्रेस ऑयल, एकदम नेचुरल है, हेल्दी फैट है। ऐसे सरसों का तेल, तिल का तेल, अपना जो मूंगफली का तेल नेचुरली जो कोल्ड प्रेस होके निकला है, कच्ची घानी से जो निकला है, ये अच्छा फैट है। तो जितनी मात्रा है शरीर के द्वारा जो आपको एडवाइस किया, उतनी मात्रा में आप फैट भी शरीर में जरूरी है, फैटी एसिड डिफरेंट, बट इसमें क्या है अब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेसिकली आप फ्राइड खा रहे हैं, आप पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, ऐसा तेल जो बार बार उसको फ्राई किया गया है, जिसमें कार्बन पार्टिकल ज्यादा है, बहुत स्टिकी हो गया है, ऐसे पाम ऑयल बहुत ज्यादा, जिसमें पाम ऑयल का यूज किया गया है, जो हेल्दी फैट्स नहीं है। तो वो फैट जो है वो अत्यधिक मात्रा में लेने से शरीर में जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, एलडीएल बढ़ता है, वीएलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, और वो शरीर की जो अपनी धमनियां हैं, अपनी आर्टरीज और आर्टेरियोल्स हैं, उसमें फिर हार्ट में मेनली ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, अथीरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, प्लेक फॉर्मेशन, चिकनाई अपनी आर्टरीज में जम रही है। तो हेल्दी फैट तो अपने शरीर को मजबूती दे रहा है, तो मात्रा में हमें फैट भी जरूरी है ना। तो ऐसा कभी नहीं, जैसे ठंड में इसकी जरूरत हमारे शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड में एनवायरनमेंट, बाहर का तापमान ठंडा है, तो बॉडी में फैट का यूटिलाइजेशन ज्यादा है, तो इसलिए बोलते हैं सर्दी में घी, तेल, लड्डू खाएं नेचुरल। अपने बादाम में फैट है, अखरोट में फैट है, अलसी में फैट है, अलसी खाने को बोलते हैं ओमेगा 3, 6, 7 ओमेगा है, अपने ओमेगा 9 अलसी में। तो ये सब में हेल्दी फैट्स है, और मात्रा में हमें ये चाहिए भी रहता है। इसी प्रकार से थर्ड क्या होता है? प्रोटीन्स। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, वो भी होता है। अब प्रोटीन बाय डिफॉल्ट भी अमीनो एसिड्स, सिंपलर फॉर्म में इसको बोलेंगे,
तो अमीनो एसिड्स अपने शरीर में कंटिन्यूस फॉर्म भी हो रहे हैं, और कुछ हमारे शरीर को बाहर से भी चाहिए जो हमें डाइट से लेने ही पड़ते हैं। तो हमें बेसिकली जितना अमीनो एसिड्स हमें बाहर से चाहिए प्लस शुगर्स नेचुरल वो हमें मिल जाता है, प्लस फैट्स, तीनों ही चीज। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, साथ में विटामिन मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब भी दूध में नेचुरल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जैसे माँ के दूध में बचपन में क्या है, माँ के दूध में बच्चे को साल भर 1.5 साल तक सिर्फ माँ के दूध से न्यूट्रिशन मिलता है और ग्रोथ भी होती है सिमिलर वे में। तो इसी प्रकार से अपने नेचुरल क्या है, गौ माता का दुग्ध जितना जो उसके काफ को देने के बाद जो है वो आप यूज कर सकते हैं नेचुरली, है ना। और अल्टरनेटिव टू मिल्क, जिसको मिल्क सूट नहीं होता, वो अपने नेचुरल मिल्क आते हैं। मूंगफली का दूध बना सकते हैं, बादाम का दूध, सफेद बादाम का, नारियल का दूध, सोयाबीन का दूध, ये 4-5 तरह के आजकल कॉमन है। ओट्स का दूध, 5-7 तरह के दूध हैं। इसी का आप डिफरेंट, जैसे नारियल के दूध का दही भी जमा सकते हैं, ऐसे सोयाबीन के दूध का दही और पनीर भी आप बना सकते हैं। और हम प्राकृतिक चिकित्सा में अपने वेलनेस में यूज करते हैं लिवर के लिए कौन सा, बकरी का दूध। अजात दुग्ध कल्प आयुर्वेद में बताया गया है और हमने प्रैक्टिकली यहाँ किया। तो बकरी के दूध पे अगर किसी को रखा जाए तो ज्यादातर पाचन संबंधी रोग या फिर लिवर का, मेनली लिवर का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक लिवर डिसीज है, उसमें बहुत अच्छा फायदा है। और एक्चुअल में हमने अपने फाइब्रो स्कैन में कई सारे पेशेंट्स में लिवर को रिवर्स हील होते हुए देखा है, नए सेल्स बनते हुए, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है एक बार लिवर डैमेज हो गया तो वो आपको ट्रांसप्लांट ही करना है, नया किसी डेड बॉडी का या किसी व्यक्ति का लिवर काट के वो लगा देंगे, काम चल जाएगा। तो हमने देखा है कि अपनी खुद के लिवर को कई सारे हमारे स्वास्थ्य साधकों ने उसको हील किया है, रिकवर किया है और अपने को 100% तक भी स्वस्थ किया है, जिसको लिवर का एडवांस तक डिसीज हो गया है। तो उसको हमने मुख्य तौर पे क्या दिया, आजाद दुग्ध कल्प, बकरी का दूध, दही, छाछ, छेना, सुबह से रात तक अलग अलग समय, अगेन उसकी प्रवृत्ति के अनुसार, उसके वेट के अनुसार। छेने में प्रोटीन मिल रहा है, एल्बुमिन जो है जिसकी डेफिशिएंसी बॉडी में सूजन आ रही है ना, उसी तरह से सारा न्यूट्रिशन हमें बकरी के दूध से भी उस व्यक्ति को दे रहे हैं, वो भी महीने से 3 महीने 6 महीने तक कंटिन्यूअसली। और साथ में कुछ लिवोग्रेड जूस, लिवोग्रेड पे, और साथ में अपना कुछ बेसिक अन्न जैसे जौ का दलिया, बहुत हल्का, ज्यादा उसमें घी तेल मिर्च मसाले कुछ नहीं। तो लिवर भी रीजनरेट हो सकता है और नेचुरल रूप से हो सकता है, पर उसकी स्पेसिफिक डाइट जो है वो हमने उसको आहार के रूप में दी उस व्यक्ति को, और प्राणायाम करने के लिए उसको कहा जो खुद से उन्होंने किया। तो मैं आपको बता रहा था, एक आपने समझ लिए सारे अपना न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू में। अब इसमें और क्या होता है, प्रोटीन हमें मैंने बता दिया, फैट आपको बता दिया, विटामिन मिनरल्स ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। अपनी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तो इसको प्रोसेस कर रहे हैं विटामिन और मिनरल्स। तो विटामिन में हमारा ए बी सी डी ई के है ना, अब बी में भी हमारा B1 से B12 सबसे ज्यादा नाम सुना है आपने, विटामिन B12। तो ये सारे होते हैं, तो ये शरीर के रिएक्शंस को जरूरी होते हैं। तो अगर आपको B12 डेफिशिएंसी है, सपोज मोस्ट कॉमन हम हिंदुस्तानियों में या पूरी दुनिया में भी आजकल कॉमन हो रही है विटामिन B12, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में कम चीजों में मिलता है। जैसे स्प्राउट्स में है, दही में विटामिन B12 नेचुरली मिलता है। तो मक्के के जो हमारा जो विटामिन B12 का है वो मक्के के कॉर्न हस्क से बना हुआ है, अपनी B12 की जो मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन है। तो इस प्रकार से नेचुरली जो वेजिटेरियन सोर्सेस से B12 कम चीजों में, तो इसलिए हम वो भी अगर अच्छे से नहीं लेते तो शरीर में कमी होती है। पर उसके कारण शरीर में B12 और D3 की कमी से कई सारी दिक्कतें बढ़ जाती है, जैसे कि नसों के संचालन में B12 का मेन रोल होता है। तो पैरों में दर्द, बार बार बैठे आना, आपको दर्द होना, बार बार शरीर में दर्द, दुखन होना, हेयर फॉल होना, आंखों में सडनली कमजोरी होना, है ना, रिफ्लेक्सेस कम होना। तो ये सब भी एक कारण है B12 की कमी के, समझ रहे।
तो अगर नेचुरली हम नहीं फुलफिल कर पा रहे, ब्लड टेस्ट कराया उसमें B12 कम आया, तो अपनी पतंजलि की न्यूट्रेला B12 बायोफर्मेंटेड एकदम नेचुरल है, उसको लेकर 1 मंथ में हमने लगभग सभी पेशेंट में देखा है, जिसका पेशेंट आते हैं, रोगी आते हैं, अपने स्वास्थ्य साधक आते हैं, उनका 100, 150, 125 बाय डिफॉल्ट इतना कम है, और चाहिए हमें 400 से 800 की रेंज में, है ना। तो वो सिर्फ लगभग 30 दिन के अपने न्यूट्रेला B12 के उपयोग से लगभग नॉर्मल रेंज में आ जाता है, और जो समस्याएं हैं उसमें भी लाभ मिलता है। इसी प्रकार से विटामिन D3 अपने हार्ट के लिए, अपने कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, शरीर में हड्डियों में मजबूती के लिए, आर्थराइटिस प्रिवेंट करने के लिए। विटामिन डी किससे मिलता है नेचुरली? धूप से। धूप में, सनलाइट में जो अपना है वो अपनी स्किन में जो रिएक्शन करता है, फाइनली विटामिन D3 बनता है। तो इसलिए धूप में पहले के जो हमारे हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा तक की उम्र के, तो वो लोग तो वैसे ही फील्ड्स में काम करते थे, बाहर जाते थे, धूप में रहते थे। अब टेम्परेचर भी इतना बढ़ गया, और सब चीजों के कारण, एसी के कारण, कंफर्ट जोन के कारण, हम लोग इतना बाहर के खुले वातावरण में एक्सपोज ही नहीं हो पाते, इतनी धूप ले ही नहीं पाते शरीर को खोल करके कि नेचुरली बन जाए। तो फिर उसका भी सप्लीमेंट अपना पतंजलि का न्यूट्रेला D2K नेचुरल है। जब आवश्यकता है कम हो गया तब आप उसको ले लें, और उससे आपके दर्द, थकान, कमजोरी और हार्ट के फंक्शन, कैल्शियम की कमी, इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये इसलिए आपको बताना जरूरी है, शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो तो हमने समझ लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। माइक्रो भी हमारे विटामिन, मिनरल्स, ये भी बहुत जरूरी है। विटामिन में भी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, तो इसके लिए हमें थोड़ा फैट भी जरूरी है। मोटापा है तब भी ऐसा नहीं कि फैट 0 कर दिया, 1 चम्मच घी जिसको दे सकते हैं, और जो एक्टिविटी, योग प्राणायाम कर रहा है तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है। जो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहा है, मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो वेलनेस का बहुत कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। जो एक्टिविटी, इनपुट रेगुलर है, रेगुलर एक दिन में वो व्यक्ति सुबह, दोपहर, शाम अपना भोजन, आहार ले रहा है, और कैलोरीज लगभग 2,500-3 हजार ले रहा है, और जो आउटपुट है वो नॉर्मली हमारा 2,000-2,500 के आसपास होता है, पर वो आउटपुट 1000 से 1500 भी नहीं कर पा रहा है। तो रोज का कितना हुआ? लगभग 1500 भी कर रहा है, तो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट हो रहे हैं फैट में, और ये फैट जो है एडिपोज टिश्यू, ये डेवलप कर रहा है टॉक्सिन्स बॉडी में, जिसके कारण आपकी बॉडी में डिफरेंट इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रहे हैं, इंफ्लेमेशंस, दर्द, हार्ट में ब्लॉकेज, ऑटो इम्यून रिएक्शंस, इसके साथ साथ आपकी चिंता, तनाव, सबके